Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 4 June 2021. Let's start the session. ये हमारा नया कोर्स लॉन्च होगा आरम 2021। जो बच्चे चाहें इसमें इनरोल हो सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 इसमें कंप्लीट गाइड मिलेगा, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो जो बच्चे चाहें इसमें इनरोल हो सकते हैं। मेरा कूपन कोड है शिवम10 यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कुछ % का डिस्काउंट हो सकता है। ये हमारे ऐप है, एंड्रॉइड iOS दोनों पे अवेलेबल है। स्टडी फंडा आप सर्च करके किसी भी, ये हमने अलग अलग भी एक कोर्स बना दिया, लेकिन किसी बच्चे को कंप्लीट कोर्स चाहिए तो वो भी इसमें हो सकता है। हमने CAPF LDC के लिए भी एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया, तो जिन बच्चों को LDC में लॉन्च होना है तो वो उनमें भी जा सकते हैं। CISF जो LDC वाला उसको भी हमने बना दिया है, ठीक है। और किसी को इंक्वायरी करनी है इस नंबर पर कर सकते हैं। अब अपने न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन SDG ऑन क्लीनिंग एनर्जी हेल्थ नीति इंडेक्स। तो नीति इंडेक्स का SDG गोल, जो SDG गोल हमारे कब तक है, 2030 तक हमारे गोल्स हैं, SDG गोल्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो इसके लिए नीति आयोग की 2020 की SDG इंडेक्स निकला, उसमें उसने बताया कि कौन सा जो है वो केरला जो है वो अगेन टॉप पे। हमेशा अगर आपको कुछ ना मिले किसी भी चीज में, एजुकेशन के मामले में, साफ सफाई, तो केरला उसका आंसर हो जाता है। तो केरला जो है वो टॉप पे है, ठीक है। आपको एक तो ये चीज याद रखनी है। फिर पॉवर्टी के मामले में ये थे कि कुछ कुछ गोल हैं जिन पे लोग टॉप पे रहे। तो नो पॉवर्टी तमिलनाडु, जीरो हंगर केरला, गुड हेल्थ गुजरात, क्वालिटी हेल्थ केरला। तो आपको बस कुछ कुछ रफ याद करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे याद कर लीजिए। SDG की डेडलाइन है वो जरूर याद रखिएगा, 2030 है, ऑलरेडी पूछी जाती है। पहले नीति आयोग नहीं होता था, नीति आयोग तो बाद में आया, पहले तो हमारा अलग होता था। क्या होता था? आप लोग ही बताएंगे आज क्या होता था, नीति आयोग से पहले क्या होता था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आप बस रफ ध्यान रखिएगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है। केवल एक ही चीज पूछी जाती है कि टॉप पे कौन था। नीति आयोग की जो SDG इंडेक्स आई थी तो उसका आंसर केरला होगा, बस आपको याद रखना है। लो पे कौन सी रहती है? लो पे हमेशा बीमारू स्टेट रहती है। बीमारू स्टेट कौन कौन सी है? एक तो बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारी बीमारू स्टेट है जिनमें सबसे ज्यादा जो बिलो पे रहती हैं, जहाँ गरीबी है, भुखमरी है, ये वाली स्टेट की है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये बीमारू स्टेट है। नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा रहता है बीमारू स्टेट्स के बारे में। जर्नलिस्ट नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस। तो ये सुप्रीम कोर्ट कोशिश केस अगेंस्ट विनोद दुआ। तो ये वही है जो मैं आपको रोज बता रहा हूँ, बस आपको याद रखना है 124A ऑफ IPC। बस आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, और आपसे यही पूछा जाएगा 124A IPC किससे रिलेटेड है। तो सेडिशन, किसी को भी सेडिशन के मामले में आप अरेस्ट कर लीजिए। ये ऑलरेडी हम रोवल्ट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि सेडिशन क्या होता है। रोवल्ट एक्ट पढ़ेंगे, उसी टाइम का ये एक्ट है, तभी ये लगना शुरू हो गया। मकौले ने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस करा था सेडिशन को। आप जैसे भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे, जो गवर्नमेंट के अगर आप खिलाफ जाते हो तो वो सीधे आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसे क्लैरिफाई करिए। आप अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ डिसेंट अपना प्रयोग करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकता? भाई हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई रूल तो है नहीं। तो अगर कोई अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसेंट जारी करता है तो आप इस पर सेडिशन का चार्ज क्यों लगा देते हो? आप देशद्रोह का चार्ज लगा देते हो। तो इसके लिए अच्छी तरह से क्वेश्चन कर रही है गवर्नमेंट के लिए, सबको राहत दे रही है सुप्रीम कोर्ट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बस आपको याद रखना है 124A IPC का, बस और कुछ नहीं। 30% PMGKAY रिसिपिएंट येट टू ग्रेंट ग्रेन्स फॉर माई। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ज्यादा सवाल बनने लग गए हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम है क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ये शुरू किया था जब पिछले साल जो हमारा कोविड-19 आया था, तब शुरू हुआ था ये पैकेज। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें ये बोला गया था कि 3 महीने के लिए हम 80 करोड़ जो राशन होल्डर है उनको राशन जो है वो मुहैया कराएंगे। तो दोबारा से ये किस स्कीम के तहत हो रहा है? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इसके तहत हो रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में यह था कि कोई इंसान जो है भूखा नहीं रहेगा, सबको 5 kg ग्रेन्स मिलेगा सब्सिडाइज्ड रेट पे थ्रू PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। और PMGKY डेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट 1 kg पल्सेस पर मंथ। इसमें 5 किलो व्हीट और राइस, मतलब चावल और गेहूं के अलावा 1 किलो दाल भी मिलेगी PMGKY में। तो आपको बस याद रखना है किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसको देख रहा है और इसमें ग्रेन मिलेगा। मेन जो चीज है ग्रेन मिलेगा, ग्रेन एंड पल्सेस, बस और कुछ याद नहीं रखना है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट एडवाइस टू स्प्लिट MG नरेगा वेज बेनिफिट। तो अभी क्या कह रही है गवर्नमेंट? कह रही है कि SC ST का हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कितने लोग ST के मनरेगा में काम कर रहे हैं, कितने ST का, फिर हमें इनका बजट भी एक साथ एलोकेट करना पड़ता है। तो सरकार कह रही है अब हम क्या करेंगे कि हम SC और ST का अलग बजट एलोकेट करेंगे, और हमें बताइए कि कौन लोग SC में है और कौन लोग ST में है, उनको हम अलग अलग बजट से पैसा देंगे। तो ये केवल गवर्नमेंट अपने ईज के लिए कर रही है। लोगों को ये खतरा हो रहा था कि SC को ज्यादा पैसा मिलेगा, ST को ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट केवल अपने ईज के लिए ऐसा काम कर रही है। MG नरेगा
नरेगा, एमजी नरेगा क्या है, वेज बेनिफिट स्कीम है। इसमें करीबन मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देना ही पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा, जो 18 साल से अब के लोग हैं उनको, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, याद रखिएगा जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनको रूरल वर्क ही दिया जाएगा, शहर में काम नहीं दिया जाएगा, रूरल वर्क ही दिया जाएगा। और अनस्किल्ड लेबर चाहिए होती है, अनस्किल्ड लेबर भी इसमें मेनली इसमें, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। और इसको देखता कौन है, तो इसको पंचायत हेड करती है, पंचायत इनके हेड बनती है। और इसमें सोशल ऑडिट होता है, इसमें सोशल ऑडिट का प्रावधान है, याद रखेंगे एक ऐसी एजेंसी है जहाँ सोशल ऑडिट होता है। हाँ, तो ये कुछ कुछ मुख्य चीजें जो मैंने आपको इसमें बता दी, आपको एमजी नरेगा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एमजी नरेगा के बारे में। आगे चलते हैं। ये मेनली जो काम करता है मिनिमम वेजेस पे काम करता है, मिनिमम वेजेस एक्ट। सीबीएसई कैन नॉट डिनाई स्टूडेंट नेम चेंजेस ऑन सर्टिफिकेट। तो अभी क्या कह रहा है, सीबीएसई ने बोला कि जो बच्चे अपने 10-12 की मार्कशीट में नाम चेंज कराना चाहते हैं हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को कम कर देगा। बताइए, इन्होंने जो सीबीएसई ने जो इसका आर्ग्यूमेंट दिया वो बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा काम काज के जो हमारे लोग हैं उनकी एफिशिएंसी पर असर डालता है, हमारा काम स्लो हो जाता है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी झाड़ लगा दी। इन्होंने बोला कि इससे हमें मतलब नहीं है, आप बच्चों का भविष्य कैसे खराब कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स टेंड टू लूज मोर ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन देयर सर्टिफिकेट देन द बोर्ड whose sole worry is increasing administrative burden, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाता है, लोगों का बच्चों का नाम गलत हो जाता है तो चेंज करने में हमारा बहुत बर्डन होता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। क्यों मना करा, उन्होंने बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया है, क्योंकि the board was more concerned about administrative paperwork than the future prospect of its student who use their certificate as a public document to go for higher study। भाई आप कहीं भी जाएंगे आपसे 10th क्लास का मार्कशीट का सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा, क्योंकि आपका सबसे बड़ा डीओबी का प्रूफ है, वो डीओबी का नेम का। आप कहीं पे भी एडमिशन लीजिए, यहाँ तक कि आप अपना पासपोर्ट बनवाएंगे, पासपोर्ट उसमें भी आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, आपको डीएल चाहिए उसमें भी आपको इसकी 10th की मार्कशीट चाहिए। तो अगर आपका इसमें नाम गलत है या आपकी इसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो इस तो आपकी बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, आपका सब कुछ गलत बन जाएगा। तो इसीलिए ये जो राइट टू चेंज नेम है ये चीज याद रखनी है बस। ये किस फंडामेंटल राइट बोला गया है इसे, राइट टू चेंज नेम इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके तहत रखा गया है। याद रखेंगे राइट टू चेंज नेम इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो एक तरह का ये फंडामेंटल राइट होता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, 132 पेज का जजमेंट दी है, राइट टू बी फॉरगॉटन। ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है कि आप भूल जाते हैं, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ऑन ब्लैक कार्बन कैन शार्पली कट ग्लेशियर मेल्ट। अगर ब्लैक कार्बन क्या होता है कि एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, ये छोटे समय के लिए पॉल्यूटेंट है जो विद अ लाइफ टाइम ऑफ ओनली फ्यू डेज टू वीक, जो कुछ दिन से कुछ हफ्ते हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट करने लगते हैं। ग्लेशियर मेल्ट होगा तो जो लो लेवल आइलैंड्स हैं, जो एक बे ऑफ बंगाल का मैंने आपको एक आइलैंड का नाम बताया था ना जो डूब चुका है। क्यों डूब चुका है, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ गया था। तो किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ब्लैक कार्बन की वजह से। तो आपको याद रखना है ब्लैक कार्बन जो शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है जो कुछ हफ्ते से कुछ वीक्स रहता है, और ये मेनली PM 2.5 पॉल्यूशन से होता है। इसकी वजह से पुअर हेल्थ और प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं और क्लाइमेट वार्मिंग को ये बढ़ा देता है। ठीक है, ये किस किस वजह से होता है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, VOC, ऑर्गेनिक कार्बन, ब्लैक कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। तो इन सब चीजों की वजह से होता है। बस आपको रफली याद रखना है ब्लैक कार्बन किससे रिलेटेड है, कभी साइंस सेक्शन में पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूगर एग्जाइल डिस्क्राइब टॉर्चर इन जिंगजियांग। तो यूगर का यूगर जो वो एथनिक मुस्लिम है, याद रखेंगे एथनिक मुस्लिम है, ये मुस्लिम लोग हैं जो रहते हैं चाइना वाले रीजन में। इनका कोई भी मुस्लिम कंट्री, भाई इंडिया में कुछ भी होता है टर्की सबसे पहले बोलता है, क्योंकि टर्की में बहुत ज्यादा मुसलमान है, लेकिन यहाँ इतना अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पे, उगर मुस्लिमों पे, लेकिन यहाँ कोई कंट्री बोलने के लिए रेडी नहीं है। इतनी मुस्लिम कंट्री है कोई नहीं बोल रही, जबकि इंडिया इसका विरोध करती है, लेकिन बाहर की इतनी कंट्री हैं वो कोई विरोध नहीं कर रही। तो याद रखेंगे यूगर जो लोग हैं वो एथनिक मुस्लिम लोग हैं जो कि जिंगजियांग प्रोविंस में रहते हैं। जिंगजियांग प्रोविंस ये कहाँ का प्रोविंस है, चाइना का प्रोविंस है। बस आपको ये दो चीज याद रखनी है, एक तो एथनिक मुस्लिम माइनॉरिटी है, कहाँ की है, चाइना की है, जिंगजियांग प्रोविंस में रहती है। ठीक है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है ये लिख रहा है और कुछ नहीं लिखा हुआ। ये हमारा अगेन से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हमारा जो कंट्री चल रहा था, चंपारण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो बचे हैं वो अहमदाबाद खेड़ा, आपको इनकी क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। तो काक इनकी क्रोनोलॉजी है, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा वो 1917 में आया था, फिर ये 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। पहला सवाल ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला तीनों का वो जो था वो था फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो चंपारण था वो था फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहली हंगर स्ट्राइक कहाँ हुई थी, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हुई थी। इसमें मिल ओनर्स रिड्यूस्ड वेजेस बाय 20% एंड वर्कर डिमांड 50% इंक्रीज। इसमें कुछ नहीं हुआ था,
इसमें ये हुआ था कि जो मिल के मालिक थे वो क्या कर रहे थे कि वो जो वर्कर्स के जो वेजेस थे उसको 20% घटाना चाहते थे, और वर्कर कह रहे थे कि हमारी 50% जो सैलरी है उसे बढ़ा दो। तो इसके बीच में दोनों में लड़ाई हो गई थी। इसकी वजह से क्यों बढ़ाना कम क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि वहां पे प्लेग आ गया था, वहां पे एकदम भुखमरी फैल गई थी, प्लेग आ गया था। इस वजह से ये लोग कम और बढ़ाना चाह रहे थे। मिल ओनर इसलिए कम करना चाह रहे थे कि उनको भाई घाटा हो रहा था, फार्म ये जो वर्कर है वो इसलिए चाह रहे थे क्योंकि प्लेग फैल गया था। तो इस सेटिस्फेक्शन के बीच में इन दोनों में स्ट्राइक हो गई थी। गांधी जी ने रिजॉल्व करा दिया 35% सैलरी पे, क्या 35% बढ़ा हुआ पैसा देंगे वर्कर्स को। ठीक है, ये 50% राइज कर रहे थे, गांधी जी ने 35% पे बात को सेट कर दिया। तो ये 4 चीजें आपको इस पॉइंट में याद रखनी है बस, और कुछ याद नहीं रखना है अहमदाबाद से रिलेटेड। तीसरा आता है खेड़ा। खेड़ा कब हुआ? 1918 में। ये भी 1918 में पहले, लेकिन पहले अहमदाबाद हुआ फिर खेड़ा हुआ है। तो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो था फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर था फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, अब ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि ड्रॉट आ गया था, ड्रॉट की वजह से क्रॉप जो फेल कर गई थी। ड्रॉट क्या, सूखा पड़ गया था। तो फार्मर चाह रहे थे कि हमें कुछ फायदा मिले, रेमिशन मिले। भाई हमारा तो सारी फसल बेकार हो गई। गांधी जी ने कही कि कोई भी रेवेन्यू अपना पे नहीं करेगा, जो भी टैक्स है कोई नहीं अपने पे करेगा। तो जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने ये कह दी कि जो चाहे वो पे कर सकता है, जो चाहे वो ना पे करे। दोज हु कैन ऑफर्ड कैन पे, जो ना चाहे वो ना पे करे। लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल कह दी थी किसी को भी रेवेन्यू पे करने की जरूरत नहीं है। ये सारे सत्याग्रह के पॉइंट है। ये सबसे लास्ट वाला ऑलरेडी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किन किन लोगों ने गांधी जी का साथ दिया खेड़ा में? तो सरदार पटेल और अलका याग्निक, इनका पूरा नाम है अलका या नहीं, आई थिंक अलका याग्निक तो दूसरी सिंगर हो गई। सरदार पटेल एंड याग्निक अलॉन्ग गांधी, तो ये 2 लोग हैं जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। प्लीज इनका नाम याद रखिएगा, पटेल एंड याग्निक, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पहला और लास्ट पॉइंट दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 35% में माने, जो हमारे क्या कहते हैं, जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है चंपारण है, चंपारण वाला जो है वो 25% में माने थे लोग। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। आज की न्यूज कंप्लीट हो गई। होप यू लाइक माय लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। कोई डायरेक्ट डीएम चाहे एस से चाहे जो चाहे मेरे को भेज सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंड एंड टेलीग्राम सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। शिवम 10 कोड है, आप कोई भी कोर्स लें उसमें यूज करिए, भरपूर आपको फायदा मिलता रहेगा। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।